नमस्कार। विज्ञानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और विज्ञान कवि सम्मेलन के आज के इस अंक में हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर सीवी रामन विश्वविद्यालय बिलासपुर, जहां विज्ञान कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी रचनाओं से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सामासिक संस्कृति की अनूठी अस्मिता पर हम भारत के लोग सगर्व कहते हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और जिस देश में गंगा बहती है वहाँ की एक तहजीब है कि हम अपने देश को भारत माता कहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि मातृशक्ति ही सर्वोपरि है। तभी तो हम विज्ञान को भी विज्ञानिका कहते हैं। विज्ञानिका बिलासपुर में देश के जिन विख्यात कवियों ने विज्ञान, तकनीक एवं नवाचार से संबंधित कविताएं पढ़ी, वे हैं पंडित सुरेश नीरव, संतोष चौबे, बलराम गुमास्ता, कुमार सुरेश, शरद कोकास, मोहन सगोरिया, विभाष कुमार झा, मधु मिश्रा, आशी चौहान एवं शुचि मिश्रा। विज्ञान की काव्य गंगा बहाने वाले कवि कहते हैं कि विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना, इन दोनों में अंतर होता है। ऐसे ही विज्ञान और छद्म विज्ञान में भी अंतर होता है। आइए इन बारीकियों को जानने समझने के लिए सुनते हैं वैज्ञानिक चेतना से लैस शरद कोकास की ये सुंदर रचना। कि देर रात एक्वेरियम की रोशनी में यहां से वहां तैरती मछलियों को देखकर बच्चे ने पापा से पूछा, पापा ये मछलियां कब सोती हैं? पापा ये मछलियां कब सोती हैं? पापा ने कहा, दिन भर पीती हैं, खाती हैं, इठलाती हैं, फिर जब थक जाती हैं तो पलकें बंद कर सो जाती हैं। फिर पलकें बंद कर सो जाती हैं। बच्चे ने कहा, झूठ कहते हैं पापा। बच्चे ने कहा, झूठ कहते हैं पापा। ऐसा है तो फिर मछलियां कभी नहीं सोती हैं। आपको पता है उनकी तो पलकें ही नहीं होती। उनके तो ये वैज्ञानिक तथ्य है कि मछलियों की पलकें नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद कुछ मछलियां होती हैं जो तैरते तैरते सो जाती हैं, कुछ हल्का सा ऐसा रेस्ट ले लेती हैं। बहरहाल जिस कविता के लिए मैं यहां पर आया हूं उस कविता का एक अंश पढ़ना चाहूंगा। मेरी एक लंबी कविता है। विज्ञान पर मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं, जिसमें एक पुरातत्ववेत्ता कविता है जो 53 पेज की कविता है, और ये दूसरी कविता है लंबी कविता देह, ये भी 22 पेज की कविता है, और दोनों इस देश की एक शीर्षस्थ पत्रिका है पहल, उसमें छप चुकी है। तो अपनी लंबी कविता देह से एक छोटा सा अंश मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि जो कुछ भी दुनिया में घटित होता है वो हमारी देह पर ही घटित होता है। इस देह पर हमें हवाएं लगती हैं, पानी बरसता है तो इस देह से हम महसूस करते हैं, और जो कुछ भी होता है, भावनाएं, बुद्धि, सब कुछ हमारे मस्तिष्क में होती है जो इस देह के भीतर होती है। तो आप अपनी देह से इस कविता को महसूस करेंगे और सुनते सुनते आपके रोंगटे खड़े होंगे। ये छोटा सा अंश आपके लिए प्रस्तुत है। देह। दिन जैसा दिन नहीं था, न रात जैसी थी रात। दिन जैसा दिन नहीं था, न रात जैसी थी रात। धरती की तरह धरती नहीं थी वह, न आसमान की तरह दिखाई देता था आसमान। ब्रह्मांड में गूंज रही थी कुछ बच्चों के रोने की आवाज। सूर्य की देह से गलकर गिर रही थी आग, और नए ग्रहों की देह जन्म ले रही थी। ये जब ब्रह्मांड नहीं था, कुछ नहीं था। गालिब साहब ने एक शेर कहा था कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। अब गालिब साहब को कुछ चीज़ें नहीं पता थी, हाइड्रोजन, हीलियम, प्लाज्मा के बारे में शायद नहीं मालूम होगा, या और बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन उनकी जो पंक्ति थी कि ना होता मैं तो क्या होता, अगर हमारी देह नहीं होती तो क्या होता। तो ये उस समय की बात है जब कुछ नहीं था। अपने भाइयों के बीच अकेली बहन थी पृथ्वी। कविता में बिंब देखिएगा कि अपने भाइयों के बीच अकेली बहन थी पृथ्वी, जिसकी उर्वरा कोख में भविष्य के बीज थे, और चांद उसका इकलौता बेटा जन्म से ही अपना घर अलग बसाने की तैयारी में था। धरती का उपग्रह है चांद, और चांद उसका इकलौता बेटा जन्म से ही अपना घर अलग बसाने की तैयारी में था। इधर आसमान की आंखों में अपार विस्मय
कि सद्य प्रसूता पृथ्वी की देह अपने मूल आकार में वापस आने के प्रयास में निरंतर नदी, पहाड़, समंदर और चट्टानों में तब्दील हो रही है। अपने मूल आकार में आने के प्रयास में निरंतर नदी, पहाड़, समंदर और चट्टानों में तब्दील हो रही है। रसायनों से लबालब भर चुकी है उसकी छाती और मीथेन, नाइट्रोजन, ओशन युक्त हवाओं में सांस ले रही है। और मीथेन, नाइट्रोजन, ओशन युक्त हवाओं में सांस ले रही है। वह समय था देह के लिए जब देह जैसा कोई शब्द नहीं था। यह वह समय था देह के लिए जब देह जैसा कोई शब्द नहीं था। अमीबा की शक्ल में पल रहा था देह का विचार। अपने ही ईश्वरत्व में अपना देह करता था वह। अपने ही ईश्वरत्व में अपना देह करता था वह, जिसने हर देह में जीन्स पैदा किए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अपनी सघनता में रचते गए पांव के नाखून से बालों तक हर अंग। देखिए कविता में कठिन शब्द विज्ञान के कैसे आते हैं कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अपनी सघनता में रचते गए पांव के नाखून से बालों तक हर अंग, जो हर सजीव में एक जैसे होते हुए भी कभी एक जैसे नहीं हुए। जो हर सजीव में एक जैसे होते हुए भी कभी एक जैसे नहीं हुए, जो ठीक पिता की तरह उसकी संतानों में नहीं आए और ना संतानों से कभी उनकी संतानों में। यह जीनोम की थ्योरी है। जो ठीक पिता की तरह उसकी संतानों में नहीं आए और न संतानों से कभी उनकी संतानों में। शिशिर की सर्द रातों में हमारी देह में सिरन पैदा करती शीतल हवाएं कल कहां थी? शिशिर की सर्द रातों में हमारी देह में सिरन पैदा करती कल शीतल हवाएं कल कहां थी? कल यही मिट्टी नहीं थी, नहीं था यही आकाश। आज नदी में बहता हुआ जल कल नहीं था। आज नदी में बहता हुआ जल कल नहीं था। उसी तरह देह में भी नहीं था वह अपने वर्तमान में। हमारी देह में जल का अंश, उसी तरह देह में भी नहीं था वह अपने वर्तमान में। कहीं कुछ तय नहीं था, कहीं कुछ तय नहीं था कि उसका कौन सा अंश किस देह में किस रूप में समाएगा। कौन सा अंश किस रूप में किस देह में समाएगा। कौन सा अंश रक्त की बूंद बनेगा। कौन सा मांस पृथ्वी की प्रयोगशाला में किस कोशिका के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी होगा, कुछ तय नहीं था। पंछियों की चहचहाहट और मछलियों की गुड़गुड़ाहट में देह के लिए जीवन की वह पहली पुकार थी। कभी अंतरिक्ष से आती सुनाई देती जो, कभी समुद्र तल के छिछले पानी से आग्रह था जिसमें भविष्य के लिए, यात्राओं के लिए साथ का। ये जीवन कहां से आया है, इस पर अभी भी विज्ञान में रिसर्च जारी है। देह और जीवन की सहयात्रा जो सहस्त्राब्दियों से जारी है, जहां एकाकार हो चली मनुष्य की शक्ल में झिलमिलाता है अपने किसी जाने पहचाने आदिम पुरखे का चेहरा। सुरेश नीरोज जी अभी जिस पुरखों की बात कर रहे थे कि किसी जाने पहचाने आदिम पुरखे का चेहरा आज के मनुष्य की देह तक पहुंचने से पहले जाने कितनी यंत्रणाओं से गुजरी होगी उसकी देह। किस तरह अपनी क्षमता और आश्चर्यों से उबरकर दैहिक नियमों के सूत्र रचे गए होंगे। किस तरह सिद्ध को की होगी उसने देह में जीवन की उपयोगिता। कैसे गढ़े गए होंगे, कैसे गढ़े गए होंगे स्त्री पुरुष अंगों के अलग अलग आकार, और जीवन में उनकी भूमिका तय की गई होगी। कैसे किया होगा यह सब। आईने में अपने चेहरे पर तिल देखते हुए क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे किसी पूर्वज के चेहरे पर ठीक इसी जगह रखा होगा कोई तिल। आईने में अपने चेहरे पर एक तिल देखते हुए
क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे किसी पूर्वज के चेहरे पर ठीक इसी जगह रहा होगा कोई तिल? हमारे हंसने, मुस्कुराने, खिलखिलाने में हमारी किसी दादी या नानी की मुस्कुराहट छिपी होगी? हमारे किसी परदादा के माथे पर ठीक उसी जगह पड़ते होंगे बल जिस तरह हमारे माथे पर पड़ते हैं। समय के आंगन में अभी कल तक तो थी हमारे विस्मत पुरखों की परछाइयां। समय के आंगन में अभी कल तक तो थी हमारे विस्मृत पुरखों की परछाइयां, जो उनकी देह के साथ ही अदृश्य हो गईं। जानना तो क्या, सोचना भी बहुत मुश्किल कि वे ठीक हमारी तरह दिखाई देते थे। हमारे अवयवों की तरह हरकतें होती थीं, उनके अवयवों में हमारे देह लक्षणों की तरह थे जिनके देह लक्षण, और उनका भी वही देह धर्म था जो आज हमारा है। धर्म की बात अभी की थी, देखिए वही पंक्ति है कि उनका भी वही देह धर्म था जो आज हमारा है। और ये अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि एक पहेली है मनुष्य की यह देह, एक पहेली है मनुष्य की यह देह। संत महात्माओं, वैज्ञानिकों और विचारकों के लिए देह जो सदियों से स्वयं अपना हल ढूंढने की कोशिश में है। मनुष्य की देह जो सदियों से स्वयं अपना हल ढूंढने की कोशिश में है, जो सजीवों की तरह जन्म लेती है, बढ़ती है, अपने आसपास से आहार लेकर, पुनरुत्पादन की प्रक्रिया से गुजरती निरंतर, हर जिज्ञासु की आंख को आमंत्रित करती, अपनी अंधेरी गुफाओं और रहस्यमयी घाटियों में अपनी ओर खींचती है, जो अपने अजनबीपन में समाप्त होते ही आकर्षण जो ऊब पैदा करती है। क्या बात? समाप्त होते ही जो देह आकर्षण ऊब पैदा करती है। इधर प्रयोगशाला में शीशे के मर्तबानों से झांकती है किसी भ्रूण की देह। लैब में आपने देखा होगा जो एम्ब्रियो रखे होते हैं। इधर प्रयोगशाला में शीशे के मर्तबानों से झांकती है किसी भ्रूण की देह, जिसे किसी देह ने ही दान किया होता है। सुंदर। शीशे के मर्तबानों से झांकती है किसी भ्रूण की देह, जिसे किसी देह ने ही दान किया होता है, जो अपने जन्म से पूर्व की कथा का बयान करती है। इधर माइक्रोस्कोप के नीचे प्लेट में मुस्कुराती हैं कोशिकाएं। माइक्रोस्कोप के नीचे प्लेट में मुस्कुराती है कोशिकाएं कि हमसे है जीवन, हम ही से है देह। हमसे है जीवन, हम ही से है देह। कोशिकाएं जो सजीव हैं, सजीव देह के भीतर और निर्जीव बाहर इस देह के। कोशिकाएं जो सजीव हैं इस सजीव देह के भीतर और निर्जीव बाहर इस देह के, फिर भी वे जन्म दे सकती है नई कोशिकाओं को, किसी आत्मा के सहयोग के बगैर ही, किसी आत्मा के सहयोग के बगैर ही। धन्यवाद। विज्ञान और तकनीक के इस युग में कवि बलराम गुमाश्ता कहते हैं, प्रश्नों का बचा रहना जीवन का बचा रहना है। आइए आनंद लेते हैं इस वैज्ञानिक कविता का, जिसका शीर्षक है ढूंढता हूं। भारी है मन अवसाद में डूबा हुआ, भारी है मन अवसाद में डूबा हुआ, यह अंधकार अंततः अनंत का शरीर है और प्रकाश उसकी आत्मा, मैं प्रकाश को ढूंढता हूं। मौत अगर जाने अनजाने प्रश्नों का हल है, तो प्रश्नों का बचा रहना जीवन का बचा रहना है। ब्रह्मांड में उपलब्ध समूचे प्रश्नों की संख्या उनके उत्तरों की संख्या के ठीक ठीक बराबर है। यानी सुनिश्चित है हमारी मृत्यु, तब जाहिर है बचे रहने के लिए जूझता हूँ, खोजता हूँ दुखों के कार्य कारण, सनातन उत्तरों को प्रश्न बनाता हूँ। जब कभी थकता हूँ तो निराशा की एक
घोर घनेरी शाम पर दूर दूर तक टहलने निकल जाता हूँ। किनारों पर पाता हूँ बची खुची झाड़ियाँ जिनमें दुबके होते हैं झुरमुटे। वहाँ बाकी होता है प्रकाश का होना उम्मीद की तरह। उनमें कल होने वाली सुबह का होना ढूंढता हूँ। समय को लेके विज्ञान की जो रहस्य है, जो चमत्कार है, उस पर लगातार काम हो रहा है। और समय को हमने अलग अलग गतियों में, काल में, स्पेस में, तमाम रेफरेंसेस संदर्भों में देखा है। समय को एक देखने की दृष्टि ये भी है, हे समय, मेरे प्रसन्न होते ही सुखद और दुखी होते ही दुखद, विक्षिप्त होने पर तार तार हो जाता है समय। जीवन की अबूझ कंदराओं से गुजरते हुए, अजन्मी आवाज़ों से करते हुए संवाद, जब आभासी शरीर में करता हूँ प्रवेश, तो समय को समझने में देर नहीं लगती कि उसके लगातार को कुतर कुतर खाया है जिसने, वह जीवन है। जाहिर है जहाँ जहाँ रचा गया जीवन, वहाँ वहाँ फिर रोपा गया समय का बीज। धड़कने लगा धरती का बूटा बूटा, पक्षियों की उड़ानों में पैदा होने लगे छोटे छोटे आकाश। पेड़ पौधों ने पसार कर अपनी बाहें धरती को चक्री की तरह गोल गोल घुमाया। हे दिए गए समय, तुम जीवन से हो, जीवन तुमसे नहीं। जितनी दूर तक देख पाती हैं हमारी आँखें, अंतर्दृष्टि में समा पाती है ये सृष्टि। पहाड़, जंगल, नदियाँ, नाले, नाना पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, आदमी और उसके देवता, दानव विद्रूप, क्षितिज उसके पार, जीवन के सारे कार्य व्यापार, भवसागर में हिचकोले खाता समय, उसके सुख दुख की रहस्यमयी आर्त पुकार। इन सबसे ही तो बना है हमारी आत्मा का आयतन, उसका आकार। जब कहीं काटा जाता है एक पेड़ या बारूदी धमाकों से तोड़े जा रहे होते हैं पहाड़, तब पेड़ के आयतन भर खोखला हो जाता है पहाड़ की तरह। असमय सूख रही नदियों में सूखने लगता है पृथ्वी का जीवन जल। फिर वैज्ञानिक खोजें और दूर तक देख पाना, सुन पाना, एक के बाद एक और अनसुना। इस तरह जैसे जैसे बढ़ती जाती है जानकारी, वैसे वैसे बढ़ता जाता है हमारी आत्मा का आयतन। जाहिर है घटता जाता है उसका घनत्व, घटती जाती हैं मानवीय संवेदनाएं। ये जो मानवीय संवेदना है ना, घनत्व है हमारी आत्मा का। किसी भी चीज को हम किस दृष्टि से देखते हैं, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसी बात को रेखांकित कर रहे हैं कवि विभाष कुमार झा। आइए सुनते हैं उनकी कविता दृष्टि नव विज्ञान की। प्रगति सब एकांगी और अधूरी है इंसान की, जब तक उसमें शामिल न हो दृष्टि नव विज्ञान की। आज़ादी मिल गई भले सरकार बनाने की खातिर, आज़ादी मिल गई भले सरकार बनाने की खातिर, लेकिन कोशिश करनी है हर भेद मिटाने की खातिर, लेकिन कोशिश करनी है हर भेद मिटाने की खातिर। दुख के अंधियारे से निकलें, दुख के अंधियारे से निकलें, बातें करें विहान की। प्रगति सब एकांगी और अधूरी है इंसान की, जब तक उसमें शामिल न हो दृष्टि न विज्ञान की। उलझ गई है शिक्षा अपनी अंकों के बाजार में, भावी वैज्ञानिक भी भटके विषयों के व्यापार में। ऐसे कैसे दूर करेंगे समस्या सारे जहान की, प्रगति सब एकांगी हैं और अधूरे इंसान की। जाति वर्ग के भेद मिटाएं, खत्म करें रिश्तों की दूरी, जाति वर्ग के भेद मिटाएं, खत्म करें रिश्तों की दूरी। सीमाओं के ऊपर उठकर एक बने धरती ये पूरी, सार्थक होगी तभी हमारी दीक्षा योग और ध्यान की, सार्थक होगी तभी हमारी दीक्षा योग और ध्यान की। प्रगति सब एकांगी और अधूरी इंसान की, जब तक उसमें शामिल न हो दृष्टि न विज्ञान की। हर नन्हा पौधा दरअसल एक नवजात बच्चा ही होता है,
धागे जैसी शाख उसकी, वो धरती माँ की गोद में सोता है। उम्र के साथ पौधा उसी तरह बड़ा होता है जैसे घरों में बच्चे। उम्र के साथ पौधा उसी तरह बड़ा होता है जैसे घरों में बच्चे। दोनों के अनुभव प्रकृति से ही बनते हैं, सरल और सच्चे। पेड़ों में भी है बिल्कुल वही संवेदना जो इंसान के दिल में है। पेड़ों में भी है बिल्कुल वही संवेदना जो इंसान के दिल में है। आज इंसान की तरह पेड़ों का जीवन भी मुश्किल में है। जगदीश बसु ने पहली बार हमें बताया, पेड़ भी हंसते हैं रोते हैं। जगदीश बसु ने पहली बार हमें बताया, पेड़ भी हंसते हैं रोते हैं। पेड़ों से लिपट कर तो देखो, उनके भी आंख कान नाक होते हैं। जो पेड़ों को देते हैं रोज पानी, पेड़ उनसे कहते हैं अपनी बात। इस क्रम में प्रकृति और मनुष्य हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। पेड़ हमें देते हैं ऑक्सीजन और हमसे लेते हैं कार्बन। यकीन न हो तो करके देखो कभी उनका आलिंगन। बचना है प्रदूषण से तो अपने आसपास पेड़ जरूर लगाइए। प्रलय इतना न बढ़े कि पल में ये सारी सृष्टि ही बिखर जाए। बहुत हुआ दोहन प्रकृति का और उसके संसाधनों का, उपयोग कम, विनाश अधिक हुआ विज्ञान के साधनों का। आओ करें संकल्प किसान के लिए मौसम को बचाने का। आओ करें संकल्प किसान के लिए मौसम को बचाने का कि खरीफ से पहले ही खेत उसका तरबतर हो जाए। पिघल रहा है हिमालय इस तरह कि पूरी धरती समंदर हो जाए। सड़कें हो रही बेशक चौड़ी, नहीं बचा एक भी छाँव। सड़कें हो रही बेशक चौड़ी, नहीं बचा एक भी छाँव। इससे तो लाख दर्जे बेहतर है पगडंडियों वाला गांव। नकली विकास की दौड़ में ही बर्बाद हुई है दिल्ली। नकली विकास की दौड़ में ही बर्बाद हुई है दिल्ली। बचाना हो भावी पीढ़ी को तो महानगर सुधर जाएं। पिघल रहा हिमालय इस तरह की पूरी धरती समंदर हो जाए। प्रलय इतना न बढ़े कि पल में यह सारी सृष्टि ही बिखर जाए। पिघल रहा हिमालय इस तरह कि पूरी धरती समंदर हो जाए। धन्यवाद, आपने मुझे बहुत